हम वहाँ पर समय से पहुँच गए थे। उजाले में ही हमने ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। अलग बात है कि ध्वस्तीकरण रास्ते में भी अवरोध उत्पन्न किया गया। ध्वस्तीकरण कार्रवाई प्रारंभ होते ही पत्थरबाजी शुरू हुई। हमारे जेसीबी सीधे पड़ गए, को चोट लग गई। उसके बाद ड्राइवर उतर के भागा। उसमें फिर उसे समझा बुझा के लाते हैं पुलिस उतर के, जो ये कि पुलिस प्रशासन की टीम जब पहुंची तो पहुंचते ही पथराव हो गया। अभी तो जेसीबी ने काम करना शुरू ही नहीं किया था, काम शुरू होने के पहले ही पथराव हो गया और वहीं कार्रवाई की कार्रवाई प्रारंभ करी गई। मौके पर अब्दुल्ला मलिक नाम के व्यक्ति आते हैं, विरोध भी करते हैं, उनको समझाते भी हैं और उनको मौके से हटाते हैं और कब्जा लेने की कार्रवाई करते हैं। प्रॉपर्टी जिस पर पूरा कब्जा नगर निगम ने वापस लिया है, उस पर क्लेम अब्दुल मलिक कर रहे थे, जो कि मौके पर आकर उन्होंने विरोध किया था। ये दोनों समस्याएं उन्होंने ही बनाई थी और मेरा स्पष्ट मानना है कि जमीनों पर कब्जा करने के लिए वो इसको धार्मिक रूप देने का प्रयास किया जब किया था और हमने मौका भी दिया था। इस मौके का उपयोग करके उन्होंने नगर निगम को कोई अपना प्रत्यावर्तन नहीं दिया था, कोई अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया। ऊपर से तीनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है, नीचे आ रही है, ये विषय भी हमारा जो फरवरी के महीने में कार्रवाई चली उसमें सामने। लेकिन इस बीच 8 फरवरी की शाम हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध एक स्ट्रक्चर को हटाने गई प्रशासन की टीम पर काफी पत्थरबाजी होती है, आगजनी वहां पर होती है, कई लोग वहां पर घायल हो जाते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक जो मास्टरमाइंड, जो मुख्य आरोपी माना जा रहा है, वो है अब्दुल मलिक। अब अब्दुल मलिक किस तरह से उस पूरे बनभूलपुरा क्षेत्र में लैंड अवैध तरीके से कब्जा रहा था और किस तरह से पूरा ये षड्यंत्र हो रहा था, ये सब बताने के लिए और साथ ही साथ कई सारे जो चाहे र्यूमर्स कह लें या कई सारे जो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, उन सब पर बातचीत करने के लिए और जवाब जानने के लिए हमारे साथ यहाँ के जो निगम कमिश्नर हैं वो मौजूद हैं। पंकज उपाध्याय जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। पंकज जी, ये जो घटना हुई है उसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, उन सब पर हम बात करेंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम जानना चाहेंगे अब्दुल मलिक, क्योंकि मुद्दा उठा है, क्योंकि वो मलिक का बगीचा बताया जाता है, उसी के अंदर वो एक मदरसा, एक अवैध स्ट्रक्चर बताया जाता है। तो अब्दुल मलिक के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से अवैध तरह से कब्जा करता था, किस तरह से पूरा खेल होता था। देखिए, ये वार्ड नंबर 31 है हमारा नगर निगम क्षेत्र का, जिसमें अभिलेखों में जो संदर्भ आते हैं उसमें कंपनी बाग नाम का एक क्षेत्र आता है। उसी में से एक पोर्शन मलिक के बगीचे नाम के नाम से भी जाना जाता है, लोग वहाँ बोलचाल भाषा में कहते हैं। उसी भूमि का जो पार्ट है 1936 में एक मोहम्मद यासीन के नाम एक लीज होती है 10 साल के लिए कृषि के लिए, उसके बाद वो 30 साल के लिए बढ़ाई जाती है, फिर बीच में वो किसी को बेच दी जाती है। उस बेचने के बाद जो 1976 में लीज नवीनीकरण होना चाहिए था, वो अभिलेखों में नहीं मिलता है और अभिलेखों में दर्ज भी नहीं है, खतौनी में दर्ज नहीं है। उसके बाद बेदखली की कार्रवाइयाँ भी चलती हैं, लेकिन इस बीच उसमें कई ऐसी रिपोर्ट्स हमारे अभिलेखों में हैं जिसमें प्लाटिंग करने की, अवैध निर्माण करने की और FIR दर्ज कराने की, संस्तुति करने की, ऐसे बहुत सारे अभिलेख हैं। 2007 के आसपास उसमें एक इंटरवीन होता है, एक साफिया मलिक के नाम से एक इंटरवीन होता है उसमें, और एक माननीय उच्च न्यायालय में एक 2007 में एक रिट के क्रम में एक ऑर्डर भी होता है जिसमें उनके प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने की बात की जाती है। ये विषय भी हमारा जो फरवरी के महीने में जो कार्रवाई चलती है उसमें सामने आता है। लेकिन इस बीच लगातार उसमें प्लाटिंग होना, ज़मीन का बिकना, निर्माण होना, ये लगातार चलता रहा है और इस कागजों को पेश कर करके उसको घुमाया जाता रहा है। इसी ज़मीन में जो प्रसंगत संरचनाएं थी उसके बगल में एक संरचना और बनती है 2020 में, कोविड के समय का लाभ लेते हुए वहाँ बनाई जाती हैं। जैसे कोविड रिलैक्सेशन आता है, अधिकारी जाते हैं, देखते हैं तो अवैध निर्माण पाते हैं, 2020 में तो ध्वस्त करते हैं। उसमें भी काफ़ी विरोध होता है, अब्दुल्ला मलिक उसमें इंटरव्यू करते हैं, विरोध भी करते हैं, ऐसा भी लेखों में पाया जाता है, उनके फैमिली के लोग भी आते हैं। इस बीच जनवरी महीने के लास्ट में फिर सूचनाएं मिलती हैं कि वहाँ 2-3 नए प्लाट बन चुके हैं और एक नया मकान की छत पड़ गई है। उसको देखते हुए हमारे 28 तारीख को हमारी टीम गई, SNA मौके पर गए थे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत वहाँ काम किया था, जो पुरानी स्ट्रक्चर तोड़े गए थे उनको हटाने का प्रयास किया और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि वहाँ पर तत्काल कब्जे में लेने की आवश्यकता है, अन्यथा सारी ज़मीन जो बची है लगभग 1 एकड़ उसमें भी प्लाटिंग हो जाएगी और अवैध कब्जा निर्माण हो जाएगा। 29 तारीख को मैं स्वयं मौके पर गया था, सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस विभाग की टीम, सारे लोग थे वहाँ पर। हमने जो भी अवैध कब्जा था, जो अवैध प्लाटिंग थी उसको तोड़ा गया, जो तारबाड़ करके घेरबाड़ की गई थी उसको तोड़ा गया, अवैध पार्किंग हटाई गई, जो बिल्डिंग मटेरियल रख करके कब्जा किया वो सब हटाया गया और वहीं तारबाड़ की कार्रवाई प्रारंभ करी गई। मौके पर अब्दुल्ला मलिक नाम के व्यक्ति आते हैं, विरोध भी करते हैं, उनको समझाते भी हैं
और उनको मौके से हटाते हैं और कब्जा लेने की कार्रवाई करते हैं। देर रात तक वो कार्रवाई चलती है और तारबाड़ किया जाता है। जो अवशेष काम था उसको 30 तारीख को किया जाता है। 30 तारीख को ये जो प्रसंग संरचनाएं थी वहाँ पर उपस्थित लोगों द्वारा बताया गया कि अब्दुल्ला मलिक ने इसको बनाया है। कथित रूप से उन्होंने उसको धार्मिक स्ट्रक्चर कहने की बात करी। तो जो भी था, हमने 30 तारीख को नगर निगम के नोटिस में यह तथ्य अंकित किया गया और अब्दुल्ला मलिक से अपेक्षा की गई कि आप इस संरचनाओं के विषय में अपनी बात कहें और इसको हटाएं। उनको समय था, उनको अपनी बात कह सकते थे, उसे हटा सकते थे, उसका विरोध कर सकते थे, अभिलेख दिखा सकते थे, लेकिन उस संरचनाओं के विषय में कोई तथ्य उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद हमने पुलिस का सहयोग मांगा। 4 तारीख को नियत थी, लेकिन 3 तारीख को हमारा संवाद हुआ। पूरे समुदाय के लोग जो आए थे मिलने, मजिस्ट्रेट थे उसमें, SDM थे, मैं भी था उसमें। उनको स्पष्ट किया गया जो हमारे राज्य सरकार के आदेश हैं, माननीय न्यायालयों के जो आदेश हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो निगम अधिनियम के अंतर्गत, नजूल पॉलिसी के अंतर्गत जो दायित्व और अधिकार सौंपे गए, उन सबका हवाला देते हुए उनको स्पष्ट किया गया कि नोटिस वापस नहीं हो सकता है। फिर उसमें और गतिविधियाँ चलती हैं आगे। उसमें स्ट्रक्चर्स में महिलाओं और बच्चों को बैठा दिया जाता है, फिर उनको निकाल करके उसको सील किया जाता है। इसी बीच जो 2007 का माननीय उच्च न्यायालय का आर्डर था वो संज्ञान में आता है, तो उसके निस्तारण की कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में होती है और 6 तारीख को प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है। माननीय न्यायालय में एक रिट भी दायर होती है। 7 तारीख को सुनवाई होती है, 8 तारीख को सुनवाई होती है। हमारे जो अधिवक्ता हैं, शासकीय अधिवक्ता हैं, वो लिखित रूप में हमें अवगत कराते हैं कि इसमें कोई इंट्रीम ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है। तो फिर पुलिस और प्रशासन का सहयोग प्राप्त किया जाता है उसमें, और 8 तारीख की कार्रवाई संपादित की जाती है। प्रारंभ से ही एक बात सवाल ये उठता है कि कार्रवाई दोपहर बाद क्यों की गई। तो नगर निगम की ओर से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि नगर निगम ज़्यादातर कार्रवाइयाँ दोपहर बाद होती हैं, क्योंकि 2 बजे तक हमारे लोग सफाई की व्यवस्था में काम करते हैं। हमारी JCB मशीन सारी उसमें लगी रहती हैं। और आप एक जानकर आश्चर्य होगा, 29 तारीख की जो कार्रवाई हुई है वो भी लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास हुई है। उसके बाद अच्छन खां के नाम के बगीचे में जो कार्रवाई हुई वो भी 4-5 बजे के आसपास हुई है। जैम फैक्ट्री जो भार्गव लोग उसमें क्लेम करते हैं, उसमें भी कार्रवाई 3-4 बजे के आसपास हुई है। हमारी ज़्यादातर कार्रवाइयाँ आफ्टरनून में ही होती हैं। हम वहाँ पर समय से पहुँच चुके थे। उजाले में ही हमने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अलग बात है कि ध्वस्तीकरण रास्ते में भी अवरोध उत्पन्न किया गया। ध्वस्तीकरण कार्रवाई प्रारंभ होते ही पत्थरबाजी शुरू हुई। हमारे JCB शीशे टूट गए, हमारे ड्राइवर को चोट लग गई। उसके बाद ड्राइवर उतर कर भागा उसमें, फिर हम उसे समझा बुझा के लाते हैं। पुलिस जो पत्थरबाज उनको दूर तक खदेड़ती है और कार्रवाई पूरी होती है। वापसी के दौरान इन जो उपद्रवी थे उन्होंने रास्तों में गाड़ियां जला दी थी, उससे रास्ता ब्लॉक हो गया था। JCB को पीछे से आगे ला करके उस रास्तों को क्लीन करना, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तब तक अंधेरा होने लगा था। अब आगे से, पीछे से, ऊपर से, तीनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है, नीचे आग लगाई गई है, तो निश्चित तौर पे उन रास्तों में चलना आसान नहीं हो रहा था। पुलिस वालों ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने किसी पर मारपीटाई नहीं करी, उन्होंने कोई काउंटर नहीं किया, केवल बचने बचाने का प्रयास किया। उनके पास जो उपकरण थे उससे अपने को भी बचाया, हमारे कर्मचारियों को बचाया, अधिकारियों को बचाया। और हमारी JCB आगे से क्लीन करते हुए चल रही थी, तो निश्चित तौर पे चोटें लगीं, अधिकारियों कर्मचारियों को भी लगी, लेकिन हम सुरक्षित वापस आए। इसकी प्रतिक्रिया उसके बाद किस प्रकार से ये फैला, उसमें किन लोगों ने उकसाया कि और क्या क्या उन्होंने किया, पेट्रोल बम की बात भी आती है, गोली चलाने की बात भी आती है, सारा पुलिस का जांच का विषय है। 3 से 4 के बीच में आप लोगों ने वहाँ पे तो सील कर दिया था उस जगह को। फिर मतलब बताया जाता है कि वो तो सहमति से ही सब कुछ हुआ था, ऐसी खबरें आती, लेकिन उसके बाद ही कोई विषय मैं इसको इस रूप में समझिए कि महिलाओं और बच्चों को संरचनाओं में अगर बैठा दिया जा रहा है तो वो यह कौन से ट्रेंड को दिखाता है। और महिलाओं बच्चों को वहाँ से निकाल करके सील करने का निर्णय लिया गया था ताकि कल को ध्वस्तीकरण हो तो उस दौरान महिलाओं और बच्चों को पर कोई प्रभाव ना पड़े। और जहाँ तक दूसरी विषय है, तो जब तक किसी माननीय न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है और सरकारी ज़मीन है, स्पष्ट रूप से सरकारी ज़मीन है, विलेखम सरकारी ज़मीन है, और हमने मौका भी दिया था, उस मौके का उपयोग करके उन्होंने नगर निगम को कोई अपना प्रत्यावेदन नहीं दिया था, कोई अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया, तो कोई अभिलेख नहीं दिखाए थे। मतलब अब्दुल मलिक को जो दिया था आप लोगों ने नोटिस, देखिए मैं एक बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि वो प्रॉपर्टी जिस पर पूरा कब्जा नगर निगम ने वापस लिया है, उस पर क्लेम अब्दुल मलिक कर रहे थे, जो कि मौके पर आकर उन्होंने विरोध किया था। ये दोनों संरचनाएं उन्होंने ही बनाई थी, और मेरा स्पष्ट मानना है कि ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए वो इसको धार्मिक रूप देने का प्रयास करें, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो अवैध संरचनाएं थी और अवैध संरचना को तोड़ने का वैध नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गई। अगर उनको कुछ कहना था तो कहना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि जो वहाँ पर अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं उस क्षेत्र में, खासकर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करना, निर्माण करना, उन सबको संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि अधिकारी कर्मचारी डरें, उस क्षेत्र में न जाएं, वहाँ कोई कार्रवाई न करें। इसके पीछे एक बात मैं और बताना चाहूँगा। ये एक आप स्टाम्प देखेंगे, ये स्टाम्प अब्दुल मलिक बगीचे नाम को अंकित करते हुए लिखाया गया है। ये 50 रुपये का स्टाम्प है और 14,30,000 रुपये ट्रांजेक्शन करके ज़मीन खरीदी गई है। ज़मीनें अगर नाम में हैं तो रजिस्ट्रियाँ क्यों नहीं की जाती हैं?
दाखिल खारिज क्यों नहीं होता है, स्टाम्प ड्यूटी क्यों नहीं जाती है, ये पूरा क्षेत्र प्राधिकरण क्षेत्र में आता है, नक्शे क्यों नहीं पास कराए जाते हैं। और वहाँ पर अभी नगर निगम का टैक्स भी, जब चूंकि दाखिल खारिज नहीं है, भूस्वामी तो आपका नहीं है, वैध निर्माण नहीं है, तो आपका टैक्स भी नहीं लगता है, नगर निगम को टैक्स भी नहीं मिलता है। तो आखिर यहाँ पर कौन सा पैटर्न चलाया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन को 50 रुपये के स्टाम्प पर बिना स्टाम्प ड्यूटी दिए, बिना सब रजिस्ट्रार कार्यालय गए, बिना तहसीलदार में दाखिल खारिज कराए, बिना नगर निगम में टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराए, बिना नक्शा पास कराए मकान बनाए जा रहे हैं। ये कौन सा पैटर्न है? मैं तो कहता हूँ कि जो कंपनी बाग के नाम से क्षेत्र जाना जाता है, आप वहाँ पैटर्न देखेंगे तो 2014 के बाद 14 में आप देखेंगे बड़े पैमाने पर वहाँ पेड़ लगे हुए हैं। इसके आप कुछ फोटोग्राफ्स हैं। 2014 के जब फोटोग्राफ आप देखेंगे तो आप बड़े पैमाने पर आप वहाँ जंगल नुमा स्वरूप पाएंगे इसका। 17 और 18 में आपको देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन सीधे बढ़ना शुरू हो जाता है, प्लाटिंग शुरू हो जाती है। और 21 और 22 में आप आगे देखेंगे तो जो ज़मीनें आज हमारे पास खाली हैं लगभग वो है, उसमें 10-15 प्लाट ही और बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये चीज़ें गूगल में उपलब्ध हैं, इसको देखा जा सकता है। मैं केवल यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि कहा जाता है कि लीज बना वो जो अवैध स्ट्रक्चर है वो ये देखिए, अब जो गूगल मैपिंग है उसमें आपको दिख जाएगा 14 के बाद की दिखाई पड़ता है, मुझे लगता है 17-18 के बाद। लेकिन इस पर मैं स्पष्ट न करने के बजाय मैं तो कहता हूँ कि जिसको चेक करना है गूगल चेक कर ले। दूसरी बात, जब जिस व्यक्ति ने उस संरचनाओं को बनाया था उस व्यक्ति को नोटिस दिया तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो आकर के अपनी बात को कहते, उसको काउंटर करते, उसका विरोध करते, अभिलेख दिखाते, उसको बचाने का खुद भी प्रयास करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है, सरकारी ज़मीन पर चीज़ें बनी हुई हैं, तो सरकारी ज़मीन पर बनी हुई चीज़ों को ध्वस्त करना, समाप्त करना, हटाना और उसे वापस संरक्षित करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, उसको हमने किया है। अब यह है कि कुछ निहित स्वार्थों में आकर के उसको धार्मिक रंग देने का प्रयास किया जाए, जो कि एकदम गलत है। ये हमारा वर्जन है। और मैं एक पैटर्न पे और बात करना चाहूँगा कि उस पूरे क्षेत्र में सरकारी ज़मीनों को इसी प्रकार से बेचा जा रहा है। ये गंभीर जांच का विषय है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका हितेश पांडे बनाम राज्य दाखिल है, जिसमें भी हमारा एक इंस्ट्रक्शन हमारी ओर से जा चुके हैं। हमने उनको बताया है कि ये पैटर्न वहाँ पर दिखाई पड़ता है। उसमें जांच करने के लिए नगर निगम ने कमेटी बनाई जिसमें राजस्व विभाग के लोग भी शामिल हैं, और ये जांच चल रही है। और ये देखा जा रहा है कि ये कितने बड़े क्षेत्रों में कहाँ कहाँ स्टाम्पों पर खरीद बिक्री की जा रही है, और स्टाम्प ड्यूटी को बचाने के काम के साथ साथ सरकारी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। ये एक बड़ी जांच का विषय जो कि चल रही है। तो ये सारी चीज़ों को रोकने का एक प्रयास मुझे दिखाई पड़ता है कि मसल पावर का उपयोग करते हुए उन्माद फैला करके अधिकारियों कर्मचारियों को डरा करके रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात सभी एजेंसियों के ध्यान में आ चुकी है, राजस्व विभाग में, पुलिस में भी, नगर निगम को भी ध्यान में आ चुकी है। और ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है, ये जांचें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब तो हमें PIL में जवाब भी देना है। तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो अपने अवैध कामों को इस प्रकार के उन्माद फैला करके संरक्षित कर लेगा, तो ये संभव नहीं है। अब नगर आयुक्त इस तरह की कार्रवाई करवाते रहते हैं। अब जिस तरह से बनभूलपुरा में ये घटना हुई है, तो इस तरह के क्षेत्र में पहले भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई होंगी, तो कोई ऐसा एरिया जो पहले किया हो, और इस तरह की सिचुएशन क्या आप लोगों ने पहले भी फेस की है? मैं बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इसके पहले हमने गंगापुर कबडाल लालकुआं तहसील के पास में है, और शहरी विकास विभाग के नाम जमीन आवंटित होती है, उसमें अवैध कब्जे थे। माननीय न्यायालय का संरक्षण भी के शरण में भी हो गए थे, कुछ समय के लिए स्थगन आदेश मिला था। उसके बाद भी वहाँ गेहूँ की खेती की गई थी, लेकिन जब हमें हमारे पक्ष में निर्णय हुआ और आवंटन हुआ तो हमने उसको जाकर के वहाँ कब्जे लिया, और कुछ लोग आंशिक रूप से विरोध करने का प्रयास किए थे, लेकिन उनको समझाया गया, बुझाया गया, और इस तरह की कोई बड़ी विरोध का सामना करना नहीं पड़ा। और 10.5 एकड़ ज़मीन हमने सरकारी ज़मीन अपने कब्जे में प्राप्त करी, और आज वहाँ गौशाला का निर्माण चल रहा है। इसी प्रकार से मैं बात करूँ तो लगभग 4 से 5 एकड़ ज़मीन हमारी सनी बाजार में है, उस बनभूलपुरा से लगता हुआ उसी क्षेत्र में आता है, उसी थाना क्षेत्र में आता है। वहाँ पर एक समिति, अवैध समिति थी, वो अवैध तरीके से उस पर अपने संरक्षण में लेकर के वहाँ पर बाजार, साप्ताहिक बाजार लगाते थे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वहाँ 5-10 हज़ार रुपया लेना, नए दुकानदार को बैठाना, पुराने को निकालना, और प्रत्येक दुकानदार से 150-200 रुपया वसूलना, ये केवल सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन हमारे नियंत्रण में नहीं था। हम केवल वहाँ 40 रुपये तो हज़ारी लेते थे, और 4-5 लाख रुपए की हमारी आमदनी हो पाती थी। लेकिन जब हमने उसको पूरी तरह अपने कब्जे में लिया, हमने उसका ठेका किया, 19 महीने का ठेका हमारा 53 लाख रुपए का हुआ। नगर निगम का आमदनी का बड़ा स्रोत आज हमारी ज़मीन हमारे नियंत्रण में है। इसी प्रकार हमने भोलानाथ गार्डन, जो कि कालाढूंगी रोड पर है, कोई चंद्रा साहब उसमें क्लेम करते हैं, वो भी लगभग आधा एकड़ ज़मीन हमने उसको कब्जे में लिया। और इस तरह की हिंसा नहीं हुई पहले? कहीं नहीं हिंसा, कहीं हिंसा नहीं, विरोध होते हैं। और मैं तो कहता हूँ संवैधानिक विरोध यहाँ ज़्यादा देखने को मिले हैं। भोलानाथ गार्डन में भी उन्होंने शासन में पत्राचार किए हैं, उन्होंने मामला हाईकोर्ट भी ले गए हैं। लेकिन इस समय मैं भी उसका उपयोग कर रहा हूँ, वहाँ पर हमारी गाड़ियों की पार्किंग चल रही है भोलानाथ गार्डन में।
इसके अलावा अब हमने घास मंडी में 32 दुकानों को अवैध जो सड़कों पर बनी हुई थी उनको हमने तोड़ा। फिर वन विभाग ने STH के सामने 40-42 दुकानें जो थी उसको माननीय न्यायालय का निर्णय हो जाने के बाद उनको तोड़ा। जो अच्छन खांग नाम से बगीचा जाना जाता है उसमें करीब 6-7 महीने पहले जिला विकास प्राधिकरण और नगर निगम की संयुक्त टीम ने वहाँ पर 7-8 मकानों की जो नींव भरी हुई थी उसको तोड़ दिया था, वो भी नजूल ज़मीन पर थी। और इस दौरान जो कार्रवाइयाँ हुई हैं 29-30 तारीख में कार्रवाई हुई है मलिक के बगीचे में तथाकथित, और उसके बाद 31 तारीख को हमारी कार्रवाई होती है नजाकत खां के बगीचे में, और 1 तारीख को कार्रवाई होती है जैम फैक्ट्री में। ये सब भी एकड़ों में ज़मीन है। इन सब पर भी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन हिंसक विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। रात रात में हम निर्माणों को तोड़ करके रोडों को चौड़ीकरण का काम कर रहे हैं। लालडांट पे कर रहे हैं, काला ढूंगी रोड पर कर रहे हैं, रामपुर रोड पर कर रहे हैं, बरेली रोड पर कर रहे हैं। कहीं पर विरोध हुए हैं, संवैधानिक विरोध हुए हैं, कैंडल मार्च निकले हुए हैं, माननीय न्यायालय के में भी लोग अपने केस को ले गए हैं, लेकिन हिंसक विरोध कहीं देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर पहली बार हमें हिंसक विरोध का सामना कम्युनल उस तरीके से भी हम देख रहे हैं कि मुद्दा बन रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो क्या कहते हैं, मतलब इस तरह की जो एनक्रोचमेंट होते हैं उसको रोकने के लिए? माननीय उच्चतम न्यायालय का जो एक आदेश है जिसको क्रम में उत्तराखंड सरकार ने आदेश किया हुआ है कि 2009 के बाद सरकारी ज़मीनों पर, सरकारी प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस में, रोड के किनारे जो भी सरकारी संपत्तियां उस पर अगर कोई धार्मिक संरचना बनाई गई बिना अनुमति के तो उसे हटाना और उसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश क्रम में उत्तराखंड सरकार ने आदेश किए हुए हैं। ये स्टैंडिंग है और इसको हमारा मानना हमारे लिए बाध्यकारी है। तो दूसरा वो भी धार्मिक स्वरूप देने का प्रयास करें, निश्चित तौर पे उनके कुछ वेस्टेज इंजर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रकरण माननीय न्यायालय में जा चुका है, नजाकत खां का मैटर भी जा चुका है और ये इस बगीचे का मैटर भी माननीय न्यायालय में जा चुका है। तो वहाँ में सरकार को भी, नगर निगम को भी अपना पक्ष रखना है। तो अब मुझे लगता है कि वहीं पर जो निर्णय होगा तो सबके लिए मानना बाध्यकारी होगा। तो ऐसे में अब इन पर टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है। मतलब जब ये पूरी कार्रवाई चल रही थी, आप सबसे पहले वहाँ पे अब्दुल मलिक के साथ कहासुनी जो हो रही थी उस दौरान अब्दुल मलिक कागजात भी कुछ दिखा रहा था कि कोर्ट का ऑर्डर अभी, मतलब कोर्ट में अभी मामला है, ये है वो है, अभी इसको मत तोड़िए। तो वो जब मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं एक तरफ वो हैं, दूसरी तरफ मैटर अगर हाई कोर्ट में होता है तो ये जो स्थिति है इसको कैसे, मतलब? देखिए, मुझे लगता है कि सरकारी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने के लिए जो लोग लगे होते हैं वो ऑफिसेज में एप्लीकेशन देना और विभिन्न न्यायालयों में याचिका दायर करना, अंतोष प्राप्त करने का प्रयास करना, और इस पैटर्न में तो बहुत सारे ऐसे कागज दिखाई पड़े हैं प्रथम दृष्टया कि जहाँ पर उनकी वैधता भी संदिग्ध होती है। तो मेरा ये सिंपल मानना है कि राजकीय ज़मीनों को वापस प्राप्त करने के लिए, उसके खुर्द-बुर्द करने से रोकने के लिए इस बार जो हमने प्रयास किया है वो बहुत सुनियोजित प्रयास किया है और बहुत तीव्र प्रयास किया है। क्योंकि अभी तक मैंने जितनी ज़मीनें कब्जे प्राप्त करता था तो पूर्व में किए भी हैं, उसमें तत्काल तारवाड़ की कार्रवाई नहीं करते थे और उसके बाद साल 6 महीने के बाद फिर उसमें अतिक्रमण शुरू हो जाता था। लेकिन इस बार चाहे मलिक का बगीचा नाम की जो जगह है उसमें, चाहे नजाकत खां की बगीचा नाम की जगह है, चाहे वहाँ जैम फैक्ट्री है, सब में तत्काल तारवाड़ कराई है। नजाकत खां वाले में तो हमने बाउंड्री वाल भी कराई है और अस्थायी गौशाले का निर्माण भी किया हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि अच्छा, इस संदर्भ में एक तथ्य और है कि जब प्रशासक के रूप में जिलाधिकारी महोदय ने कार्यभार संभाला था दिसंबर 2023 में, तो पहली मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, जो कि मिनिटाइज है, कि आप सरकारी ज़मीनों पर वापस कब्जा प्राप्त करेंगे और तत्काल उसमें तारबाड़ की कार्रवाई करेंगे, और उसके लिए हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए थे। सीधा सीधा अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चल रही थी, एकदम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी। और पिछले 1-1.5 साल का आप हमारा रिकॉर्ड देखेंगे यहाँ पर नगर निगम का, जिला प्रशासन का, जिला विकास प्राधिकरण का, तो आपको 250 से अधिक इवेंट आपको दिखाई पड़ेंगे जिसमें अतिक्रमण, छोटे बड़े अतिक्रमण हटाए गए हैं। दूसरा यहाँ पर कुछ इस तरह की खबरें चल रही हैं, मतलब कि कुछ इस तरह से बताया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड तक सभी पक्ष से बात करके चीज़ों को जानना चाह रहे हैं कि असल में क्या हुआ था क्या नहीं। बनभूलपुरा में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे, और साथ ही जो एक वहाँ पे इंजर्ड है एक व्यक्ति, तो उनके भाई हमें कहते हैं कि वहाँ पे दंगा इसलिए हुआ कि अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाता तो शायद दंगा नहीं होता। वक्त किस चीज़ का? जो वहाँ पे अंदर कुरान शरीफ रखी हुई थी, अगर वो बाहर निकाल लेने देते तो दंगा नहीं होता। तो असल में सच क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं इसे दंगा नहीं मानता हूँ, ये राज्य सरकार की मशीनरी पर अटैक किया गया है। दूसरा, जो ये बात तर्क देते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि पुलिस प्रशासन की टीम जब पहुँची तो पहुँचते ही पथराव हो गया। अभी तो JCB ने काम करना शुरू ही नहीं किया था, काम शुरू होने के पहले ही पथराव हो गए। दूसरा ये विषय है कि हमने आपको दिखाया है, अभिलेख दिखाए हैं,
हमारे कर्मचारी उसमें नामित थे उसके लिए कि वहाँ पर अगर कोई पुस्तकें होंगी तो उसे वापस प्राप्त करेंगे, और उनकी रिपोर्ट हमारे पास सबमिट है कि उन्होंने जो लोग आए थे जो क्लेम कर रहे थे उनको अंदर जाने की अनुमति दी गई, और सारे अभिलेख जो उनके पास पुस्तकें वगैरह थीं और पुस्तकों के साथ साथ और सामग्री, जितनी सामग्री वो निकालना चाहते थे उनको पूरा निकालने का समय दिया गया और वो गए हैं। और उसके बाद हमारे पास हमारे जो कर्मचारी हैं जिनको नामित किया गया तो उनकी रिपोर्ट भी हमारे पास है। तो ये सब भड़काने का प्रयास है, गुमराह करने का प्रयास है, लोगों को अपने समर्थन में जुटाने का प्रयास है। मैं इसका खंडन करता हूँ, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और हमने सारी कार्रवाइयों में सभी पक्षों को ध्यान में रखने का पूरा प्रयास किया, सबको बचाने का प्रयास किया है कि ताकि पूरी कार्रवाई के दौरान किसी को, हमारी कार्रवाई से किसी को कोई हानि न हो, किसी को चोट न लगे। इस कारण से ही हमारी एजेंसी, मुझे लगता है कि ज़्यादा चोटिल हुई। लोग अंधाधुंध वहाँ पर पथराव कर रहे थे। निश्चित तौर पे इसके पीछे मुझे षड्यंत्र दिखाई पड़ता है और उसमें पुलिस जांच हो रही है, तो इसमें मेरी कोई टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है। तो बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल खंडन करते हैं उस बात का जो एक घायल है शख्स बनभूलपुरा के, उनके भाई सरफराज जो कह रहे थे कि कुरान शरीफ जो है वहाँ से हटाने नहीं दे रहे थे, टाइम नहीं मिला, अगर वो हटा ली जाती तो शायद इस तरह की ज़्यादा हिंसा नहीं होती। लेकिन पंकज जी पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं और उन्होंने हमें एक रिपोर्ट भी यहाँ पे दिखा दी कि किस तरह से कुरान शरीफ वहाँ से हटाने के बाद जो वहाँ पे ऑथोराइज थे उन सबको हटाने के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट कर दी थी कि उनको कुरान शरीफ को हटा लिया गया है। और हम आपको यहाँ पे तस्वीरों में भी वो यहाँ पे रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बात सामने आती है, जो एक इलीगल स्ट्रक्चर जैसे कहा जा रहा है, कोई उसे धर्मस्थल कह रहा है, कोई नमाज स्थल कह रहा है, कोई मस्जिद कह रहा है, और एक मदरसा, वहाँ पे दो चीजें स्ट्रक्चर है, मतलब हम वो भी समझना चाहेंगे। देखिए, जैसे ही यहाँ पर कोई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसे कोई न कोई रंग देने का प्रयास लोग करते हैं। हमने अपने जो पत्राचार वगैरह थे उसमें कथित मदरसा और कथित नमाज स्थल की बात करी, क्योंकि यही कहा गया हमको। दूसरा, जब नोटिस दिया गया तो उसको सिद्ध करने की जिम्मेदारी, उसके अभिलेखों के आधार पर, प्रामाणिकता के आधार पर, तथ्यों के आधार पर सिद्ध करने की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की थी। उन्होंने नहीं किया। हमने जो हमारे विभागीय अधिकारी होते हैं उनसे रिपोर्ट प्राप्त करी, वहाँ मदरसा कोई रजिस्टर्ड नहीं है और उनके पास कोई ऐसा अभिलेख नहीं है जहाँ पर वहाँ कोई मस्जिद की बात हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस संरचना को धार्मिक स्थल ग्रुप में कहा जा रहा है वो केवल एक बेसमेंट है, अंडरग्राउंड एक कोई मस्जिद नहीं है, कोई धर्मस्थल नहीं है। अब मैं संरचना की बात कर रहा हूँ, मैं एक संरचना की बात कर रहा हूँ। एक संरचना, बेसमेंट की संरचना बनी हुई है जो निर्माणाधीन है। अभी उसका प्रथम तल द्वितीय तल ऐसा कुछ नहीं बना है, केवल एक बेसमेंट बना था। तो मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि जब अथॉरिटी कोई किसी को कोई नोटिस देती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अभिलेखों के आधार पर, प्रामाणिकता के आधार पर अपनी बात को सिद्ध करें। ऐसा कुछ नहीं किया तो हमारे पास उसे इलीगल मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। और मेरा अभी भी मानना है कि अब चूंकि मजिस्ट्रियल जांच भी हो रही है, माननीय न्यायालय में प्रकरण भी है, तो इसमें और किसी को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर हम अपना जवाब दे रहे हैं, जो संबंधित पक्षकार हैं अपना जवाब देंगे, और जो निर्णय आएगा, जो जांच मजिस्ट्रियल जांच में भी तथ्य सामने आने वाले हैं और जो न्यायिक निर्णय होगा उसको सबको मानना होगा। तो मुझे लगता है कि अब हमारा भी टिप्पणी करना उचित नहीं है और किसी को भी इसमें टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब्दुल मलिक के बारे में और थोड़ा सा यहाँ पर जानना चाहेंगे, मतलब कि उसके आपराधिक अगर इतिहास अगर कुछ आप बता सकें कि पहले भी क्या इस तरह की चीज़ें करता रहे। इस संदर्भ में तो पुलिस विभाग ही जानकारी दे पाएगी, ऐसे मेरे पास कोई तथ्य नहीं है। और आपने बताया कि किस तरह से वो अवैध तरीके से वहाँ पे कब्जा कर रहा है या प्लॉटिंग, मतलब बेचता भी है जमीनों, सरकारी जमीनों को अवैध तरीके से बेचने का, निर्माण कराने का, खुर्दबुद करने का ये आरोप प्रशासन का है, नगर निगम का है। और इसी कारण में ये कार्रवाई की गई है। जो जमीन रिक्त पाई गई है, जितना हम कब्जे में ले सकते हैं उसको हमने ले लिया है। और चूंकि अभी स्थितियाँ सामान्य होने के बाद और इसमें जांच की कार्रवाई की जाएगी।